नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो खबरें चल रही है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल जो है, विधेयक है, परिसीमन का विधेयक हो, महिला नारी वंदना विधेयक हो, या एक देश एक चुनाव का विधेयक, ऐसे बहुत सारे हैं जो सम्मत करने के लिए बीजेपी को दो तिहाई बहुमत की जरूरत है। और सिर्फ लोकसभा में नहीं, विधान राज्यसभा में भी दो तिहाई बहुमत चाहिए। इसके लिए बीजेपी दूसरे दलों में टूट फूट कर रही है, दूसरे दल तोड़ रही है। यह सब चर्चा मैं सुन रहा हूं, और इसको रोकने के लिए देश के 2 नंबर के नेता और कांग्रेस के 1 नंबर के नेता राहुल गांधी अपनी तरीके से जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए तो 8 जून को, यानी 10-12 दिन पहले, एक बड़ा सम्मेलन हुआ दिल्ली में, जहां बंगाल से हारी ममता पहुंची थी, लेकिन तमिलनाडु में हार चुके एमके स्टालिन नहीं पहुंचे थे। और इतनी जोरदार तैयारी राहुल गांधी ने की है कि अब मोदी की खैर नहीं, बीजेपी की खैर नहीं, बीजेपी का हारना तय हो गया। इस पर हमारे नोएडा में बैठे, दिल्ली में बैठे देश के बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पंडित है, उनका एकमत हो गया था कि बस मोदी की मोदी का एंड शुरू हो गया। मोदी युग अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अब बात यह है कि मोदी ने और बीजेपी ने बंगाल, जो इम्पॉसिबल टास्क था, वो पूरा किया, बंगाल में ममता को हराया। इसके बावजूद जब इतने कॉन्फिडेंस से राहुल गांधी और उनके चमचे बोल रहे हैं, तो उस पर सोचना जरूरी था। और इसलिए 4 मई के बाद आज तक आने वाले राजनीति में, आने वाले भविष्य में राहुल गांधी मोदी को कैसा हराएंगे, इस पर मैं सोच रहा था। इसके लिए कोई छोटी मोटी खबर भी हो तो ढूंढ रहा था कि भाई कोई छोटा सा चुनाव हो। कांग्रेस जीत गई, मैं देख रहा था, तो अचानक एक खबर 18 तारीख को आ गई, जब झारखंड के राज्यसभा के चुनाव हो गए। झारखंड से राज्यसभा में 2 सीटें थी, और 2 सीटों में दोनों सीटें सत्ता में बैठे आईएनडीए गठबंधन के पार्टियों को मिल सकती थी। एक थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, और कांग्रेस के सपोर्ट से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। तो बात साफ थी, उनके पास दोनों सीट जीतने इतने मत वोट थे। 28 वोट जिसको मिलेगा वो जीतेगा, पक्का था। और इनके पास वो 56 या 58 वोट थे। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी दल हम इकट्ठा करते हैं, तो दोनों के पास 56 से ज्यादा एमएलए थे। मतलब दोनों सीटें आराम से फर्स्ट प्रेफरेंस से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत सकते थे, क्योंकि इन्हीं दोनों दलों के उम्मीदवार इस राज्यसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट थे। बीजेपी के पास 21-22 एमएलए थे, यानी 28 का पल्ला पकड़ने के लिए, 28 का पल्ला पार करने के लिए बीजेपी को 7 वोट कम थे। हाँ ठीक है, उनके पास एकाध कुछ जेडीयू का होगा या और कोई छोटे दल का, तो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी का कैंडिडेट 24 तक जा सकता था। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि बीजेपी ने डायरेक्टली झारखंड के राज्यसभा चुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। कोई परिमल नाथवानी नाम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, ये इंडिपेंडेंट करके उतरे थे, और उनको बीजेपी का सपोर्ट था। तो वो इंडिपेंडेंट थे, उसका मतलब उनका अपना कोई दल नहीं, और उनके कोई पक्के वोटर नहीं थे, जो कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास थे। और दोनों के मिलकर अगर 56 से ज्यादा है,
तो सीधी बात थी, अगर 28 28 या 29 28 करके बांट लेते तो भी दोनों कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के दोनों कैंडिडेट राज्यसभा जीत जाते। लेकिन हुआ तो ऐसा नहीं, हुआ नहीं ऐसा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार थे वो आराम से जीत गए, उनको 30 या कुछ ज्यादा वोट मिले, यानी 28 से भी 2 ज्यादा वोट मिले। और नाथवानी जो इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय थे, उनको बीजेपी के मेहरबानी पर चुनाव जीतना था, और जीतने के लिए जो 4-5 ज्यादा वोट चाहिए थे वो लाने की जिम्मेदारी नाथवानी की खुद की थी, लेकिन वो जीत गए। उनको पहले ही राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस के 28 वोट मिले, वो जीत गए। अब ये क्यों हुआ ये समझना जरूरी है। ये इसलिए हुआ कि जो गठबंधन मीडिया में हमें तगड़ा दिखता है, वो गठबंधन एक्चुअली गठबंधन है ही नहीं, वो ठगबंधन है। ठगबंधन का मतलब ये होता है कि दो ठग एक दूसरे को ठगने की कोशिश करते, इकट्ठा तो रहते, इकट्ठा काम करते, लेकिन तीसरे किसी को ठगने के पहले वो एक दूसरे को ही ठगना चाहते। और बिल्कुल यही बात राहुल गांधी के गठबंधन की है। इसमें जितने दल आते हैं, जैसे हम देखते हैं कि एसटी हो या ट्रेन हो, उसमें चढ़ने वाले सारे यात्री नहीं रहते, उसमें कोई पॉकेट मार भी रहता है। वो प्रवास करने के लिए या कहीं पहुंचने के लिए ट्रैवल नहीं करता, वो उस दौड़ धूप में जो लोग यात्री है उनके जेब काटने की कोशिश करता है, जेब कतरा होता है। तो गठबंधन में अगर सारे के सारे जेब कतरे ही है तो गठबंधन कैसा, ये तो ठगबंधन हो गया, एक दूसरे को ठगने के लिए। तो झारखंड में ये हुआ कि जितनी अपनी ताकत है उससे अपना तो पक्का आना चाहिए, और इसमें कुछ गड़बड़ हो फिर भी अपना आना चाहिए, पक्का आना चाहिए। एक दो लोगों ने गड़बड़ की तो उम्मीदवार हारना नहीं चाहिए, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कैंडिडेट को 28 वोटों की जरूरत थी, फिर भी उसके लिए 31-32 वोटों की तजवीज की थी। तो बात साफ थी। कांग्रेस का जो कैंडिडेट था, जो खरगे जी का कोई सलाहकार है, मार्गदर्शक है या पीए वगैरह है, उसको कांग्रेस ने कैंडिडेट किया था। अब इसमें गड़बड़ ये थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूछे बगैर राहुल गांधी ने यह उम्मीदवार तय किया था। हेमंत सोरेन का कहना इतना ही था, उम्मीदवार तुम्हारा रहेगा, लेकिन कम से कम हमसे सलाह मशवरा तो करो, वो भी नहीं किया था, और वो कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया। 3 वोट बाद हो गए, खराब हो गए, और फिर भी बीजेपी को पूरे 28 वोट, बीजेपी का जो निर्दलीय कैंडिडेट है वो 28 पहले वोट लेकर जीत गया। तो ये इतने आसानी से होता है दोस्तों? नहीं, कांग्रेस को हराना तय था, और बीजेपी तो कांग्रेस को हराना चाहेगी, लेकिन बात बीजेपी ने कांग्रेस को हराने की नहीं है, बात गठबंधन के ही मित्र दल कांग्रेस का कैंडिडेट हराना चाहते थे, और इसका ये परिणाम है। तो राहुल गांधी और उनका गठबंधन मोदी और बीजेपी को झटका देने निकला था, लेकिन उसको ही बड़ा झटका लगा। फिर भी नैतिक विजय तो राहुल गांधी की होती है। हमने पिछले 12 साल में एक बात समझिए और देखिए, राहुल गांधी जीतना नहीं चाहते, कोई भी चुनाव, कोई भी लड़ाई राहुल गांधी जीतना नहीं चाहते, वो व्यवहारिक जीत नहीं चाहते। राहुल गांधी हमेशा नैतिक जीत के पीछे पड़ते हैं, और नैतिक जीत का मतलब ये होता है कि आपको लड़ाई और चुनाव हारना पड़ता है, और बिल्कुल यही लगातार होता आ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये बात तो वोटिंग के बाद हुई। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा की सीटें थी, और तीनों जगह बीजेपी के कैंडिडेट आ गए। एक बात थी कि आराम से तीसरा कैंडिडेट कांग्रेस का चुनकर आने वाला था, लेकिन कांग्रेस के ही
दो तीन नेता ऐसे हैं कि उनको इच्छा थी, उनको राज्यसभा जाना था, जिनकी सीट खाली हुई वो दिग्विजय सिंह, और जिनको जाना था वो कमलनाथ। वो दोनों को दूर रखकर राहुल गांधी ने अपने पसंद का उम्मीदवार दिया, जिनका नाम जयंती नटराजन है। अब कमलनाथ पर अन्याय हुआ था और दिग्विजय को वंचित रखा गया था कि दोनों इतनी आसानी से जयंती नटराजन को राज्यसभा पहुंचने देते, ये पॉसिबल ही नहीं था। और इसलिए एक छोटी सी टेक्निकल गलती के कारण जयंती नटराजन का जो पर्चा था, फॉर्म था, वो नकारा गया। कोर्ट तक मामला गया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। और मध्य प्रदेश में बिना वोटिंग के बीजेपी के तीनों कैंडिडेट चुनकर आए। तो सीटें थी 5 और बीजेपी के 3 और बीजेपी समर्थित एक निर्दलीय, ऐसी 5 सीटें बीजेपी जीत गई, एनडीए जीत गई। इसको कहते हैं बीजेपी को और एनडीए को राहुल ने दिया हुआ झटका। अब बात समझिए ऐसा क्यों हुआ है। मध्य प्रदेश की बात तो टेक्निकल है, कांग्रेस की अंदरूनी बात है, लेकिन झारखंड में क्या हुआ। झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, तभी ईडी का मामला खड़ा हुआ और उनको 3 महीना जेल जाना पड़ा था। जेल में डालने का आरोप बीजेपी पर था। उस वक्त बीजेपी दुश्मन थी और कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ खड़ी थी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसी पार्टी है जो 3-4 राज्यों में फैली हुई है। उसकी कुछ ताकत असम में भी है, कुछ ताकत बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में थोड़ी ताकत है, बिहार में, छत्तीसगढ़ में है। लेकिन वहां जो गठबंधन है जिसमें हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो गठबंधन झारखंड ने छोड़कर बाकी किसी भी जगह पर हेमंत सोरेन को भाव नहीं देता। अभी अभी जो 6-8 महीने पहले बिहार के चुनाव हो गए, उसमें 4-5 सीटें, कम से कम 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ना चाहता था। लेकिन आरजेडी यानी तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस, उन्होंने सीट का आपस में बंटवारा किया। उसमें सीपीआई एमएल को भी साथ लिया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट नहीं दी। हाँ, आखिर तक उनको लालच दिखाते रहे कि ले आपको आपको साथ रखेंगे, आपको साथ रखेंगे। लेकिन जिस दिन पर्चा भरने का समय खत्म हो गया, तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस गठबंधन ने एक भी सीट नहीं दी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई सेक्रेटरी है जिनका नाम भट्टाचार्य है, वो गुस्सा हो गए थे। बोले थे कांग्रेस ने हमारा जगह दिया है। वही बात असम में भी हुई थी। वैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन से बाहर होकर भी अपना चुनाव लड़ सकते थे 10-12 जगह पर, और वहां कांग्रेस का नुकसान कर सकते थे, आरजेडी का नुकसान कर सकते थे, क्योंकि झारखंड का मुख्यमंत्री है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में आरजेडी और कांग्रेस के भी मंत्री है। फिर भी जब दूसरे राज्यों में होता है तो छोटा सा टुकड़ा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं मिलता, इसका गुस्सा है। और शायद उस गुस्से का परिणाम हम झारखंड के राज्यसभा में देख रहे हैं। जो एमएलए खुद चुनाव लड़ता है वो वोट देने में गलती करेगा। अगर इधर उधर गलती हो गई तो वोट बाद हो जाता है। अगर झारखंड के राज्यसभा चुनाव में 3 वोट बाद हो गए टेक्निकली गलत होने के कारण, वो हिसाब में ही नहीं लिए गए और इसलिए कांग्रेस का पराभव हुआ है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी है? नहीं है। इसका जिम्मेदार झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, आरजेडी है। आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को गाजर दिखाया था, लेकिन सीट नहीं दी थी। उसका गुस्सा था, वो निकाल दिया गया। इसको बोलते हैं बदले की राजनीति। लेकिन जब हार जाते हैं
तो भी जीत नैतिक किसकी होती है? नैतिक जीत हारने वाले की होती है। और हारा कौन है? कांग्रेस हारी है। और उस हार में कांग्रेस के ही लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं। तो झटका किसको लगा है? झटका तो हमेशा बीजेपी को लगता है, क्योंकि यही तो पॉलिटिकल पंडितों की भाषा है। कांग्रेस हारे तो भी बीजेपी को झटका लगता है। इसलिए मैंने जो हेडिंग दिया है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को राहुल गांधी ने बड़ा झटका दिया। झटका तो उनको लगा है, लेकिन वो 12 साल से लगा है। अब कितने भी झटके लगे उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जीतने की मंशा लेकर लड़ते ही नहीं। उनको नैतिक जीत चाहिए, और वो तो मिलती रहती है। तो दोस्तों, बीजेपी ने 5 में से 4 सीटें राज्यसभा की इतनी आसानी से जीत ली है, और कांग्रेस और राहुल गांधी की मदद से जीत ली, जिसमें कैंडिडेट राहुल गांधी ने तय किए थे और दोनों के दोनों हार गए। तो एक तरीके से बीजेपी की जीत में राहुल गांधी का बड़ा योगदान है। और राहुल गांधी ऐसा ही झटका एनडीए को और बीजेपी को देते रहे, यही तो बीजेपी की मनोकामना होगी। तो दोस्तों, झटका बीजेपी को लगा है। अब रुकता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।